हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मागतिकी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम, जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा था, है ना, उस पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम किसको कहते हैं, है ना, अर्थात थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग एक बात बता देते हैं बच्चों कि ऊष्मागतिकीय जो प्रक्रम होता है ना, जिसको हम लोग प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं, है कि नहीं। ये क्या होता है कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं को, मतलब अर्थात है ना, किसी ऊष्मागतिकीय चर के मानों को नियत रख करके दूसरे मानों में परिवर्तन के आधार पर जो कार्य संपादित होता है उसके विषय में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है बच्चों। तो इसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो होती है, अर्थात किसी चर मान को नियत रख करके कार्य का या ऊष्मा के मान पर का अध्ययन करना प्रक्रम कहलाता है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्यतः जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो देखिए ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, आपको एक एक बात हम क्लियर करके बताएंगे बच्चों। देखिए ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कितने प्रकार की होती है। देखिए ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकल, है कि नहीं, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 5 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, 5 प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, मैं एक एक का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं समतापीय प्रक्रम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतापीय प्रक्रम। दूसरा जो प्रक्रम होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन प्रक्रम कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, है कि नहीं। तीसरा जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। है ना, समआयतनिक प्रक्रम उसको कहा जाता है ना। और चौथा नंबर में कहते हैं समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम कहा जाता है, समदाबीय प्रक्रम। और 5वां नंबर में जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है कि नहीं, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो इतने प्रकार के प्रक्रम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। तो आप लोग सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, है कि नहीं, कि सारे प्रक्रम के बारे में। उसके बाद एक प्रक्रम को लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर में जो आता है उसको कहते हैं समतापीय प्रक्रम। कैसा होता है प्रक्रम, देखिए, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम। देखिए वैसा प्रक्रम या वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, वैसा ऊष्मागतिकीय, है कि नहीं। देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, प्रक्रम जिसमें, है कि नहीं, जिसमें ताप नियत होता है। जिसमें क्या होता है, ताप नियत होता है, जिसमें ताप नियत होता है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। समतापीय प्रक्रम कहलाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हो गया बात, कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें ताप नियत होता है, इसमें निकाय का पूरा तापमान जो होता है कांस्टेंट होता है कि नहीं। दूसरा नंबर में आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। अब देखिए यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, है कि नहीं, वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें ऊष्मा नियत होता है कि नहीं, अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट होता है, जिसमें ऊष्मा नियत होता है, जिसमें ऊष्मा नियत होता है कि नहीं, क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ये हो गया। तीसरा नंबर में आ जाएगा बच्चों आपका समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम किसको कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, है कि नहीं, वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें आयतन, निकाय का आयतन नियत होता है कि नहीं, जिसमें आयतन नियत होता है, जिसमें आयतन नियत होता है, क्या कहलाता है, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है कि नहीं। इतना 3 प्रक्रम हो गया बच्चों। उसके बाद आगे देखेंगे कि समदाबीय प्रक्रम क्या होता है।
चौथा नंबर में होता है समदाबीय प्रक्रम। देखिए समदाबीय प्रक्रम है कि नहीं, देखिए यहाँ पर कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, ध्यान से देखिएगा कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब है कि नहीं, जिसमें दाब, निकाय का दाब नियत होता है कि नहीं, निकाय का दाब नियत होता है, क्या कहलाता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। आइसोबारिक प्रोसेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, है कि नहीं, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है, यह कहलाता है, यह कहते हैं। उसका 5वां नंबर में आता है आपका चक्रीय प्रक्रम, है कि नहीं। चक्रीय प्रक्रम किसको कहा जाता है, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें है ना निकाय जिसमें निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ, है कि नहीं, जिसमें निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ या गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। बात समझ पा रहे होंगे, चक्रीय प्रक्रम है ना, वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय अपने विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक परिवर्तन को प्राप्त कर लेता है, मतलब विभिन्न परिवर्तन से गुजरते गुजरते वो अपनी प्रारंभिक परिवर्तन को प्राप्त कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम। इसके बारे में हम लोग आगे में चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहला आज हम लोग सबसे पहला प्रक्रम जिसको समतापीय प्रक्रम कहते हैं, है ना, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि समतापीय प्रक्रम किसको कहा जाता है। तो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं बच्चों हम लोग समतापीय प्रक्रम। बात को समझिए और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करिए, है कि नहीं। समतापीय प्रक्रम, है कि नहीं, जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है, आइसोथर्मल, है कि नहीं, जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए वैसा, देखिए एक बात को समझने का प्रयास करिएगा कि मान लेते हैं बच्चों कि एक पात्र है मेरे पास, यहाँ पर एक पात्र है जिसमें गैस भरा हुआ है, जिसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, क्योंकि जल्दी ये बातें समझ में आती नहीं है बच्चों को। तो ये इसके ऊपर जो होती है एक पिस्टन लगा हुआ है, घर्षण रहित एक पिस्टन लगा हुआ है इस प्रकार, और इसके अंदर जो होती है गैस भरा हुआ है। ये क्या है, इसके अंदर मेरा गैस भरा हुआ है। अब मान लेते हैं बच्चों, एक बात को समझिएगा कि इस पिस्टन को जब आप अचानक से दबा देते हैं, अचानक से कंप्रेस्ड कर देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि गैस अचानक से कंप्रेस्ड दब जाती है। दबने के वजह से क्या होती है कि गैस गर्म हो जाती है कि नहीं, गैस गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस मेरा गर्म हो गया, लेकिन वही यदि प्रोसेस को हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे, यदि इस पिस्टन को धीरे धीरे से हम दबाते हैं, यदि हम धीरे धीरे पिस्टन को दबाएंगे तो क्या होगा कि गैस जो गर्म होती है ना, गैस जो गर्म होती जाएगी वो इस पात्र की दीवार से गर्मी को परिवेश में स्थानांतरित कर देगी, है कि नहीं, जिसके वजह से क्या होती है, जितनी गर्मी उत्पन्न होगी वो उतनी ही गर्मी क्या होगी, ऊष्मा कहाँ चली जाएगी, परिवेश में चली जाएगी, और इस गैस का तापमान क्या होता है, नियत रह जाएगा। तो इस प्रकार का प्रक्रम को हम लोग समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आपको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए किसी पात्र में रखे गैस, है कि नहीं, किसी पात्र में रखे गैस को जब धीरे धीरे, है कि नहीं, पात्र में रखे गैस को जब धीरे धीरे, है कि नहीं, दबाया जाता है, जब धीरे धीरे दबाया जाता है कि नहीं, धीरे धीरे दबाया जाता है, तो है कि नहीं, गैस गर्म होती है, गैस गर्म होती है कि नहीं, गैस गर्म होती है। लेकिन पात्र की दीवार, है ना, ये पात्र का दीवार है बच्चों, ये क्या है, पात्र का दीवार है। लेकिन पात्र का दीवार क्या होना चाहिए, सुचालक होने के कारण, है कि नहीं, ऊष्मा का सुचालक हो रहा है,
लेकिन पात्र का दीवार सुचालक होने के कारण, पात्र का दीवार सुचालक होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा, है कि नहीं, उत्पन्न ऊष्मा कहाँ चले जाती है, परिवेश में चले जाती है। उत्पन्न ऊष्मा परिवेश में चले जाती है, परिवेश में चले जाती है और गैस का ताप नियत रह जाता है। और गैस का ताप, समझ में आ रहा है, और गैस का ताप नियत रह जाता है, नियत रह जाता है कि नहीं। तो ये मेरा हो गया ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कि किस प्रकार हम किसी गैस को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम से गुजारते हैं, है कि नहीं, प्रोसेस पूर्ण कराते हैं। तो यही बात है कि इस पात्र में रखा गैस को जब आप धीरे धीरे कंप्रेस्ड करते हैं, धीरे धीरे दबाते हैं, तो गैस क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। तो गर्म होने के वजह से, है कि नहीं, ये पात्र की दीवार सुचालक है, जिसके वजह से जो ऊष्मा इसके अंदर जो उत्पन्न हो रही है, गैस जो गर्म हो रही है, वो ऊष्मा क्या होती है, परिवेश को स्थानांतरित हो जाती है ना। और इस गैस का तापमान क्या होता है, नियत रह जाता है। इस बात को समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, है कि नहीं। जब आप भी ऐसे ही कुछ काम करिएगा, है कि नहीं, तो ऐसा ही होगा। मान लेते हैं कि कोई आप लोहे का एक मतलब पिस्टन ले लीजिए इस प्रकार, है कि नहीं, और इसमें पिस्टन लगा करके जब आप इसको धीरे धीरे दबाइएगा तो देखिएगा कि ये पात्र की दीवार गर्म नहीं होती है ना। लेकिन वहीं यदि आप इसको ज़ोर ज़ोर से यदि कंप्रेस्ड करते हैं, है कि नहीं, इसको आप, है कि नहीं, तीव्रता के साथ, मतलब जल्दबाजी से कंप्रेस्ड करते हैं, अचानक कंप्रेस्ड कर देते हैं, तो देखिएगा कि पात्र की दीवारें जो होती है गर्म हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, कि जब हम लोग गैस को धीरे धीरे जब कंप्रेस्ड करते हैं तो गैस भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। सुचालक होने के कारण, पात्र की दीवार सुचालक होने की वजह से ये उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो परिवेश को स्थानांतरित हो जाती है, जिसके वजह से गैस का तापमान कांस्टेंट रह जाता है। ये तो रहा था कंप्रेस करने की स्थिति में, है ना। अब यदि हम गैस को प्रसार करेंगे, मान लेते हैं कि गैस को हम क्या करेंगे, इसकी आयतन में वृद्धि करते हैं, खींचते हैं। तो अब यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक पात्र है, यहाँ पर देखिए, है कि नहीं, ये पात्र है। इस पात्र में मान लेते हैं कि पिस्टन जो है अभी इस स्थिति में है और यहाँ पर मेरा गैस भरा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। ये पात्र की पूरी दीवारें सुचालक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको बाहर की ओर आप क्या करेंगे, पिस्टन को खींचते हैं, है कि नहीं, बाहर की ओर। वो भी खींचेंगे कैसे, धीरे धीरे। यदि आप अचानक खींचिएगा तो गैस ठंडी हो जाएगी, है कि नहीं, और आप छुएंगे तो उसका टेम्परेचर आपको पता चलेगा कि वो ठंडे है। लेकिन जब वही आप प्रक्रिया यदि धीरे धीरे पूर्ण कराते हैं, कि इस, है ना, पिस्टन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचते हैं, तो गैस का तो आयतन बढ़ रहा है, धीरे धीरे गैस का आयतन बढ़ता है। तो गैस का आयतन बढ़ने की वजह से गैस क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, गैस ठंडी होती जाएगी। गैस का जितना तापमान है, जब आप उसका आयतन बढ़ाएंगे तो उस स्पेस में भी तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो ऊष्मा नहीं मिलने की वजह से गैस धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। अब यहाँ होगा क्या कि ये प्रोसेस तो आप धीरे धीरे पूर्ण करा रहे हैं कि मैंने पिस्टन को बाहर की ओर धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो इसकी दीवारें क्या होती है, सुचालक है, जिसके वजह से क्या करेगी कि गैस जो होती है परिवेश से ऊष्मा का कुछ अवशोषण कर लेगी, है कि नहीं, ऊष्मा का अवशोषण करेगी और अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देगी। बात समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस भी जो होती है धीरे धीरे पूर्ण होने की वजह से गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पर मैं लिखूंगा कि देखिए, किसी पात्र में रखे गैस, देखिए किसी पात्र में रखे गैस को, है कि नहीं, किसी पात्र में रखे गैस को जब धीरे धीरे प्रसारित किया जाता है, प्रसारित में इसको फैला रहे हैं, प्रसार ही कर रहे हैं, है ना, कि जब धीरे धीरे पात्र में रखे गैस को जब धीरे धीरे प्रसारित किया जाता है कि नहीं, प्रसारित किया जाता है, धीरे धीरे प्रसारित किया जाता है, तो क्या होता है, तो गैस ठंडी होते जाती है, तो गैस ठंडी होते जाती है ना, ठंडी होते जाती है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पात्र का दीवार, है कि नहीं, लेकिन पात्र का दीवार, है कि नहीं, सुचालक होने की वजह से, ऊष्मा का सुचालक होने की वजह से, है कि नहीं, पात्र का दीवार सुचालक होने के कारण गैस क्या करती है, परिवेश, मतलब बाहर के परिवेश से, है कि नहीं। आपको पता है कि परिवेश किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में परिवेश को हर एक चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में क्लियर कर चुका हूँ। इसलिए यदि आप लोगों को ये सब टर्म्स नहीं समझ में आती है तो आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो में जाएं और उसको देख करके स्पष्ट करने का प्रयास करें, है कि तब आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ प्रक्रम क्या होता है, परिवेश क्या होता है, निकाय क्या है, तो ये बातें आपको समझ में आएगी।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेकिन पात्र का दीवार सुचालक होने के कारण परिवेश से ऊष्मा का, है कि नहीं, परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है कि नहीं, अवशोषण कर, परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर क्या हो जाती है, गैस अपना ताप को नियत रख लेती है या नियत कर लेती है। गैस अपने ताप को, गैस अपने ताप को, गैस अपने ताप को नियत कर लेती है, नियत कर लेती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखें कि दोनों ही स्थिति में, चाहे गैस को हम लोग अचानक संपीड़ित कर रहे हैं, चाहे गैस को हम लोग गैस को हम लोग संपीड़ित कर रहे हैं, चाहे गैस को हम लोग प्रसारित कर रहे थे, दोनों ही स्थिति में गैस का टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट है कि नहीं, है कि बात समझ में आ गया। संपीड़ित करने की स्थिति में ना तो गैस के तापमान में वृद्धि हुई और ना ही इसको प्रसारित करने की स्थिति में गैस ना यहाँ पर ठंडी हुई, है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, समतापीय प्रोसेस कहा जाता है, समतापीय प्रक्रम कहा जाता है कि नहीं। तो अब इसमें की विशेषताएं क्या होती है, समतापीय प्रक्रम में विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, उस बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, आप लोग देख पाए होंगे कि विशेषता क्या है कि सबसे पहले समतापीय प्रक्रम को पूर्ण कराने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए समतापीय प्रक्रम को पूर्ण कराने के लिए, देखिए समतापीय प्रक्रम को या प्रक्रिया को, समतापीय प्रक्रम को पूर्ण कराने के लिए, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम को पूर्ण कराने के लिए कुछ शर्त होती है, कुछ आवश्यक शर्त होती है, कुछ आवश्यक शर्त होती है कि नहीं, कुछ आवश्यक क्या होती है, शर्त होती है। तो वो शर्त क्या क्या है, सबसे पहला नंबर का शर्त क्या है कि देखिए पात्र की दीवार जो होती है ना, और पिस्टन, पात्र की दीवार और पिस्टन ये क्या होने चाहिए, सुचालक होनी चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होने चाहिए। देखिए पात्र की दीवार, पात्र की दीवार तथा, है कि नहीं, पात्र की दीवार तथा पिस्टन, है ना, ऊष्मा का पूर्ण सुचालक होना चाहिए, ऊष्मा का पूर्ण सुचालक होना चाहिए, है ना, ऊष्मा का पूर्ण सुचालक होना चाहिए। तो ये पहला इसका शर्त होता है। दूसरा नंबर में होता है कि देखिए निकाय में जो भी आप काम करते हैं, है कि नहीं, चाहे उसको संपीड़ित करते हैं, चाहे उसको प्रसार करते हैं गैस का, तो वो धीरे धीरे होनी चाहिए। देखिए निकाय में, है ना, निकाय में गैस का प्रसार, निकाय में गैस का प्रसार या संपीड़न धीरे धीरे होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये दो स्टेज है आपका, ये दो ही शर्त है इसमें कि जिससे आप पूर्ण रख करके या ऐसा ही व्यवस्था को अपना करके आप समतापीय प्रक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका समीकरण देखते हैं कि समतापीय प्रक्रम का समीकरण क्या होता है। देखिए यहाँ पर समतापीय प्रक्रम का समीकरण क्या होता है। देखिए समतापीय प्रक्रम का, है कि नहीं, प्रक्रम का समीकरण, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम का समीकरण क्या होता है, समतापीय प्रक्रम का समीकरण क्या है, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आप लोग देखते होंगे बच्चों कि समतापीय प्रक्रम में जो होती है कि नहीं, ताप का जो परिवर्तन होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ताप जो होता है वहाँ पर नियत होता है। क्या होता है, ताप नियत होता है, ताप इज इक्वल टू नियत होता है, ताप बराबर कांस्टेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो होना चाहिए। ताप में परिवर्तन, ये हम डेल्टा टी का मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन। यहाँ पे सारी बातों को लिख देते हैं कि ताप में परिवर्तन, है कि नहीं, ताप में परिवर्तन इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, जीरो होता है ना, क्योंकि गैस का प्रारंभिक ताप और अंतिम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ताप परिवर्तन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इसमें ताप नियत होना चाहिए या ताप परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो इसका समीकरण क्या होता है, बॉयल के नियम से हम लोग दे सकते हैं, बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या होता है ये बात आप लोग जानते हैं। देखिए बॉयल के नियम से, है कि नहीं, बॉयल के नियम से, है कि नहीं, बॉयल का नियम क्या होता है कि पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं, पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक होता है नियम, आप लोग जानते हैं बच्चों। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रोसेस को अपने से समझना होगा बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है कि समतापीय प्रक्रम में कि हम लोग क्या होता है, दाब में जैसे ही वृद्धि करते हैं, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि गैस अभी संपीड़न की स्थिति में है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कि दाब हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। आप यहाँ बात समझिएगा कि दाब को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वहाँ आयतन का मान क्या होता है, घटता जाता है कि नहीं। दाब बढ़ाएंगे तो पिस्टन क्या होगी, धीरे धीरे नीचे आएगी और आयतन इसका घट जाएगा, है कि नहीं, आयतन में घटेगा। तो इसका मतलब है कि दाब में वृद्धि और आयतन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब इसी को कहते हैं ना बॉयल्स का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है कि नियत ताप पर गैस पर डाला गया दाब आयतन के, है कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गया कि नियत ताप पर, बॉयल का नियम यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरा आप लोग जा करके देखें बच्चों, है कि नहीं। आप लोग गैसों के गति सिद्धांत का जो 2 या तीसरा वीडियो आप लोग देखेंगे, वहीं पर आप लोगों को समझ में आएगा कि बॉयल चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इस नियम को देखना बहुत ही आवश्यक है, आप लोग इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पर भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि बॉयल का नियम क्या होता है। कि बॉयल का नियम होता है कि नियत ताप पर जब गैस में आप दाब डालेंगे तो गैस का आयतन घटता है, या फिर आप क्या करेंगे कि गैस का दाब यदि घटेगा, है कि नहीं, गैस का दाब घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। गैस का दाब यदि आप घटाते हैं तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात गैस प्रसारित हो जाती है। तो सब नियत ताप पर ही हो रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि P व्युत्क्रमानुपाती होती है किसका, आयतन। यदि आप दाब का मान को बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी, यदि दाब के मान में कमी करेंगे तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी गैस के लिए। अर्थात दोनों को यदि आप गुना कर देंगे P भी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को, कांस्टेंट। इसी को हम लोग बॉयल का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में समतापीय प्रक्रम में ताप कांस्टेंट होता है कि नहीं। दाब में वृद्धि के साथ आयतन में कमी आती है, या दाब में कमी के साथ आयतन में वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम का समीकरण कहा जाता है। Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहाँ से देते हैं, बॉयल के नियम से देते हैं। और यह नियम समतापीय प्रक्रम को संतुष्ट करती है, इसीलिए बॉयल का नियम ही समतापीय प्रक्रम का समीकरण भी होती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि समतापीय प्रक्रम में, है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को लागू करते हैं। देखिए बात को समझिएगा कि समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। समतापीय प्रक्रम में, है ना, समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है कि नहीं। समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो आप लोग ये बात जानते हैं बच्चों कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस DW। आप लोगों ने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को मैंने इसी टॉपिक्स पर हम लोगों ने बनाया था, लेकिन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से कंसेप्चुअल नॉलेज इसमें हम लोग गेन किया था, है ना। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर क्या होता है, निकाय को दिया गया ऊष्मा है, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, और यहाँ पर किया गया कार्य। तो आप लोग एक बात बताइए कि समतापीय प्रक्रम में निकाय की जो ऊर्जा है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं। निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो ही नहीं रही है कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने गैस भरा था, गैस को जब हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्या किए थे, प्रसारित किए थे, तो यहाँ पर ना तो गैस ठंडी भी थी, और जब हम गैस को हम लोग धीरे धीरे संपीड़ित किए थे, है ना, कंप्रेस्ड किए, तो उस स्थिति में भी हम लोगों ने क्या देखा कि गैस गर्म नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि दोनों स्थिति में, संपीड़न और, है ना, प्रसार की स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि गैस के निकाय में, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि इस स्थिति में DU का मान यहाँ पर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात को समझिए कि समतापीय प्रक्रम में, देखिए यहाँ पर कि समतापीय प्रक्रम में, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम में निकाय, है ना, समतापीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या कमी, है ना, वृद्धि या कमी नहीं होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या कमी नहीं होती है ना। अर्थात DU आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि इज या कमी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये मान यदि यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू हम लोगों को DW प्राप्त होता है। तो यही समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अर्थात समतापीय अवस्था में, समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूरा कार्य को संपादित करने में खर्च हो जाती है, निकाय की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। हमने क्या कहा यहाँ पर, बात को समझिए कि समतापीय प्रक्रम में, देखिए समतापीय प्रक्रम में, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम में निकाय को, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से,
है कि नहीं, पूर्ण रूप से कार्य को पूर्ण करने में खर्च हो जाता है। कार्य को पूर्ण करने में, है कि नहीं, कार्य को पूर्ण करने में खर्च हो जाता है। कार्य को पूर्ण करने में खर्च हो जाता है कि नहीं। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। फिर से लिख देता हूँ कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है कि नहीं, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, है कि नहीं। इसके बाद आप लोग देखिए, इतनी बातें बता दिए कि अब देखिए समतापीय प्रक्रम में कार्य का जो संपादन करते हैं वो क्या होता है। समतापीय प्रक्रम में कार्य, है ना, समतापीय प्रक्रम में कार्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए समतापीय प्रक्रम में कार्य, देखिए समतापीय प्रक्रम में, है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम में कार्य, है कि नहीं, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ हम लोग देखेंगे। बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक पिस्टन का निर्माण करता हूँ बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक पिस्टन बनाता हूँ, है कि नहीं। ये एक पात्र है जो पूर्ण रूप से सुचालक है। इसमें भी सुचालक पिस्टन लगा हुआ है जो घर्षण रहित है, जो आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें मैंने एक गैस भर दिया, है कि नहीं। मैंने इसमें क्या किया, गैस भर दिया है। बात को समझिए, है कि नहीं। इसमें मैंने गैस भर दिया, पूरा गैस इसमें भरा हुआ है। अभी इसका गैस का देखिए आयतन कितना है। अभी इस गैस का आयतन कितना है, भी है। मान लेते हैं कि इस गैस का आयतन अभी भी है कि नहीं। जब हम लोग गैस को जब हम लोग गर्म करेंगे, जब गैस को गर्म करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे ऊष्मा उत्पन्न होगी, है कि नहीं। धीरे धीरे मैंने बोल रहा हूँ कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके वजह से गैस में दाब में वृद्धि होगी और पिस्टन जो होती है बाहर की ओर विस्थापित होती है। मान लेते हैं कि पिस्टन का जो विस्थापन हुआ है वो dx दूरी से हुआ है और दाब में वृद्धि होने के वजह से कि गैस जो होती है पिस्टन के ऊपर दाब आरोपित करेगी P। और यदि इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। बात समझ में आ रहा है। पिस्टन का जो है ना ऊपर में कैसा होता है, चकती के आकृति का होता है, ऐसा ऊपर में बेलन लगा हुआ है। ये बेलन है, यानी इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। तो पिस्टन जो अंदर से कितना दाब इसमें डालेगी बच्चों, है कि नहीं, P इसमें दाब डाल दिया। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो A है कि नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। जब पिस्टन पर दाब डालेगी तो पिस्टन बाहर की ओर विस्थापित होगी। तो कितना दूरी से विस्थापित हो रही है, वो dx दूरी से विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर वही बात हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। बात को समझिए, लेकिन देखिए माना कि गैस को, देखिए माना गैस को समतापीय अवस्था में, है कि नहीं। माना देखिए गैस को समतापीय अवस्था में, है कि नहीं, गैस को समतापीय अवस्था में क्या किया गया है ना, प्रसारित किया जा रहा है ना, प्रसारित किया जा रहा है। गैस को समतापीय अवस्था में प्रसारित किया जा रहा है कि नहीं। गैस को समतापीय अवस्था में प्रसारित किया जा रहा है। देखिए गैस का, बात को समझिएगा कि गैस का प्रारंभिक, है कि नहीं, गैस का प्रारंभिक आयतन भी है। गैस का प्रारंभिक आयतन भी है और इस पर है ना, और इस पर दाब P उत्पन्न हो रहा है या हुआ है या हो गया है ना। और इस पर दाब P उत्पन्न, है ना, P उत्पन्न हुआ है, दाब P उत्पन्न हुआ है जो पिस्टन पर, है ना, जो पिस्टन पर ऊपर की ओर लग रहा है ना, जो पिस्टन पर ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। हम लोग लगा रहे हैं कि खींच करके उसको बाहर की ओर हम इस प्रकार कर रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग जब पिस्टन को प्रसारित करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको बाहर की ओर खींचेंगे, है कि नहीं। तो पिस्टन पर दाब हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं या हो रहा है, देख रहे हैं, इसका आयतन भी है और इस पर दाब P उत्पन्न हो रहा है। तो ये उत्पन्न कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, है ना, प्रसारित करने के लिए उत्पन्न हो रहा है, जो पिस्टन को ऊपर की ओर खिसकाता है या ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है कि नहीं। तो माना कि पिस्टन dx दूरी से, माना पिस्टन dx दूरी से विस्थापित हुआ है ना, पिस्टन dx दूरी से विस्थापित हुआ है। तो विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विस्थापन में किया गया कार्य या दाब द्वारा किया गया कार्य, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो विस्थापन में किया गया
कार्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल टू F इंटू dx होता है। हम लोग जानते हैं कि बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य कहा जाता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग बल का मान को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए माना कि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए माना पिस्टन का अनुप्रस्थ काट, माना पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A। तो दाब का समीकरण हम लोग जानते हैं, तो दाब के समीकरण से है कि नहीं, तो दाब के समीकरण से, तो दाब का समीकरण क्या कहता है कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा, है ना। दाब का समीकरण है तो F का मान निकालेंगे तो P A को गुना कर दिए तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P A, और F का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए F का मान रखने पर, देखिए F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो F का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो dW इज इक्वल टू मिला हम लोगों को PA, और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया dx। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ A dx क्या है, आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि A dx क्या है। A तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और dx जो है विस्थापन है। तो इसका मतलब है कि ये पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है। इस प्रकार समझिए फिगर में, ये मेरा क्या एक सिलेंडर है कि नहीं, ये मान लीजिए कि एक पात्र है। अभी पिस्टन मेरा पर कहाँ था बच्चों, यहाँ पर था, है कि नहीं। पिस्टन मेरा शुरुआती अवस्था में यहाँ था, dx दूरी से विस्थापित करके वो यहाँ पर चला गया dx दूरी से। तो इसका मतलब है कि पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन यही होगा मेरा। तो यही बात यहाँ पर भी है कि पिस्टन यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये क्या होगा, ये जो भाग है उसका ये तय किया गया आयतन है। वो आयतन क्या है, A इंटू dx। हम लोग जानते हैं आयतन बराबर क्या कितना होता है कि क्षेत्रफल गुना विस्थापन या दूरी को हम लोग कहते हैं आयतन। तो इसको हम लोग dV से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हो गया P dV, जहाँ dV क्या है आप लोग यहाँ बता लगा सकते हैं कि dV इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं A dx। इसको क्या कहते हैं, पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है। देखिए पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है, पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है, पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन। तो इतना ही कार्य होता है। अब यहाँ पर एक बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, है ना। अब यहाँ पर देखिए आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो पात्र के अंदर जो गैस लिए हैं वो कैसा गैस है ना, आदर्श गैस है। इसको हम लोग आदर्श गैस का n मोल यहाँ पर गैस लिया गया है। तो यहाँ पर एक बात को लिखेंगे कि देखिए कि आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, बात को समझिए, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, है कि नहीं, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, है ना, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस हम लोग कहते हैं। तो आइडियल गैस का समीकरण कितना होता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT, है कि नहीं, PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो हम लोग यहाँ पर nRT का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लोग P का मान को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे, P का। तो P इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए nRT बाई V, जहाँ n क्या है इसका मेंशन कर देते हैं, जहाँ n इज इक्वल टू, है ना, गैस का n मोल है। समझ में आ गया, गैस का n मोल है, n मोल है। इसका मतलब है कि जो हम लोग पात्र के अंदर जो गैस लिए हैं वो कितना मोल है, n मोल हम लोग गैस लिए। अब इस P का मान को आप यहाँ पे रख देंगे तो W बराबर कितना होगा, dW इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया देखिए nRT, और यहाँ पर हो गया बाई V, और इधर हो गया मेरा dV। ये बात समझ में आ गया है। इतना समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर अब दोनों को पूर्ण कार्य का मान निकालने के लिए दोनों तरफ हम लोगों को इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। तो यदि इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है। तो एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ऊपर के समीकरण से ही, कि मान लेते हैं कि ये मेरा प्रारंभिक अवस्था में क्या था, है ना, यहाँ तक मेरा गैस भरा हुआ था इसमें। तो इस अवस्था में हम लोग मान लेते हैं कि गैस का आयतन मेरा V1 है, और जब गैस प्रसारित होकर के जब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया dx दूरी तक विस्थापित करके, तो गैस तो मेरा यहाँ तक चले आया ना, है कि नहीं, गैस मेरा यहाँ तक भर गया। तो इस अवस्था में गैस का आयतन में वृद्धि हो गई। तो इस अवस्था में गैस का आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि गैस का आयतन V1 से बढ़ करके V2 हो गया है ना, V1 से बढ़ करके V2 हो जाता है। तो जब हम लोग करेंगे कि पूरा किया गया, विस्थापन में किया गया पूर्ण कार्य, मतलब गैस के द्वारा या हम लोग बाह्य कारक द्वारा किया गया पूर्ण कार्य किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे
देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन क्यों करते हैं कि पूरा कार्य को निकालने के लिए। यहाँ डी डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा, तो यहाँ छोटा सा डी एक्स दूरी से विस्थापित हम लोग ने कराया है तो हम लोग को कार्य इतना हुआ। अब लिखेंगे पूरा कार्य, तो पूरा कार्य को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो पूरा कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, बात समझ में आ गया, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू आ गया, इधर भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, V1 से लेकर के V2 तक हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, है कि नहीं, V1 से लेकर के V2 तक, क्योंकि प्रारंभिक आयतन V1 था और आयतन बढ़ करके V2 हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक होगा। अब यहाँ सारी बातों को रख दीजिए, NRT/V और यहाँ पर हो गया DV, है कि नहीं, ये समीकरण हुआ। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार हम लोग फिर से समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार था बच्चों कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर था NRT, है ना, नीचे में था मेरा बाई भी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल था V1 से लेकर के V2 तक, और बाहर में मेरा क्या था, DV था, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट, हम देखिए गैस का जो हम लोग आयतन लिए हैं N मोल, है कि नहीं, मात्रा जो लिए हैं N मोल, वो तो कांस्टेंट है, गैस नियतांक भी कांस्टेंट है, और समतापीय प्रक्रम में ताप भी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये तीनों सिस्टम यहाँ पर जो है, तीनों भौतिक राशि कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। सिर्फ इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल का DV का, तो यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इसके सापेक्ष इसका भी हम लोगों को यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। और साथ ही यहाँ साथ कि DW का इंटीग्रेशन कितना होता है, W, है ना, इसका इंटीग्रेशन पहले कर देते हैं और इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हो गया NRT, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, V1 से लेकर के V2 तक, और DV बाई यहाँ पर हो जाएगा V। नहीं, तो एक बात यहाँ पे समझिए बच्चों कि किसी भी इंटीग्रेशन यदि हम लोग करते हैं, जैसे dx/x का इंटीग्रेशन करेंगे, है कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन हमको नेचुरल लॉग के साथ x प्राप्त होगा, log x, नेचुरल लॉग, बात समझे, इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर छुपा हुआ है मेरा, तो log x होता है, बात समझ में, dx/x का इंटीग्रेशन x होता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, या फिर यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि dv/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv है, log v होगा। तो W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, NRT, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि log V हो जाएगा, लिमिट बाहर आ जाएगा V1 से लेकर के V2 तक। अब देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो बारी बारी इस V को संतुष्ट करेगा, एक बार V2 संतुष्ट करेगा, एक बार V संतुष्ट करेगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ हो गया NRT, ये हो जाएगा log, एक बार V को V2 संतुष्ट करेगा तो V2 बीच में माइनस होता है कि नहीं, log V1। आपको कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना 10वां या 9वां क्लास में या 9th या 10th क्लास में नहीं समझाया जाता है। आप लोगों को खुद यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ उससे सीखना पड़ेगा, और इसी का इम्प्लीकेशन आप लोगों को आगे के, है ना, चीज़ों में करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए NRT। अब एक फार्मूला आप लोगों को और देखना पड़ेगा, जैसे log A माइनस यदि log B है, तो इस फार्मूला का जो होता है ना वो होता है log A/B हो जाता है, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A/B होता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी इसको लिखेंगे कि log कितना हो गया, V2/V1। लेकिन आप यहाँ पर जान पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग है, इसलिए ई छूटा हुआ है। तो आप ये बात रखिए कि नेचुरल लॉग को हम लोग हमेशा 10 बेस के लॉग में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम आपको चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ तो log x यहाँ पर है कि नहीं, तो इसको हम लोग 10 के बेस में यदि हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा e, यहाँ पर होगा 10, और फिर हो जाएगा log 10, और यहाँ पर हो जाएगा x। तो नेचुरल लॉग में 10 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2.303 होता है ना, कि log 10 का वैल्यू, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर log 10x हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इसको भी हम लोग इसी तरह कुछ चेंज कर देंगे, है कि नहीं, नेचुरल लॉग को हम लोग 10 बेस के लॉग में हम लोग चेंज कर देंगे। तो NRT यहाँ पर हो गया 2.303, और यहाँ पर हो जाएगा log 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, V2/V1। तो समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य इतना ही होता है, सिर्फ इसमें आयतन में परिवर्तन आता है। ये समीकरण आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, और आगे आने वाले, है ना, कैलकुलेशन में हम लोग इसका उपयोग भी करेंगे। समझ में आ गया। तो समतापीय प्रक्रम में हम ये तो नहीं कह सकते कि आज मेरा समतापीय प्रक्रम यहाँ पर पूर्ण हो गया, लेकिन
जो एक पहला टॉपिक था समतापीय प्रक्रम को आप लोगों को समझाना, वो यहाँ पर पूरा हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम किस प्रकार पूर्ण कराया जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य का समीकरण किस प्रकार होता है। तो जिस प्रकार आप लोगों को आज मैंने आप लोगों को समझाया, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसको देखेंगे बच्चों। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, है कि नहीं, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजेंगे, तब आप लोगों का समाधान मैं तुरंत आप लोग तक पहुँचा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स के साथ नए दिनों में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।